हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज नीट निर्माण बैच का डे 5 है हमारा, जिसमें मैं आज आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक और नया टॉपिक समझा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो मैं सबसे पहले बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर? थोड़ा सा शायद डिस्टरबेंस आ रहा होगा शुरुआत में, बट एक बार अब चेक करें सब लोग, मेरी ऑडियो और वीडियो सब बच्चों को क्लियर आ रही है या नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नीट निर्माण बैच का डे 5, जिसमें आज मैं आप लोगों से बातें करने जाऊंगा अबाउट एटम्स। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इन 2 दिन जो मैंने पढ़ाया था उनके नोट्स आप लोगों ने सबने बना लिए होंगे और रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है ना? जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों मैटर के बारे में। मैटर में 2 तरीके से क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिमेंट और कंपाउंड 2 चीज होती है प्योर सब्सटेंस में, और उन्हीं प्योर सब्सटेंसेस से मिलके मिक्सचर्स बनते हैं। बट बात ये आई कि वो एलिमेंट और कंपाउंड किससे बने थे, तब मैंने आप लोगों को बोला था एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। किससे बन के बनते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज मैं उन्हीं 2 टॉपिक को कोशिश करूंगा यहाँ पे कवर करने की। क्लियर है बच्चा पार्टी? चले स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, अपने नोट्स वगैरह निकाल के बैठिएगा। चले देखें, हम बात कर रहे हैं एटम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एटम। एटम एक ऐसा मैटर का यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में इसका नाम ही यही बताता है। एटम वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। एटम वर्ड का मतलब ही यही होता है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल। और ये मैटर की सबसे सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, जब तक आप मैटर की सबसे बेसिक यूनिट को अगर उठा के देखोगे तो वो एटम ही होती है। क्या होती है बच्चों? एटम। जैसे अगर हमारे पास कोई मैटर है, हम उसको डिवाइड करते चले जाएं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो जो सबसे लास्ट लिमिट जो आपको मिलेगी किसी भी मैटर की, बिल्कुल लास्ट में, मतलब इसके आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते हम उस मैटर को, तो वो जो लास्ट पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पे हमें जो चीज मिलती है उस पर्टिकुलर चीज को हम एटम कहते हैं। दैट इज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होती है। क्लियर है? तो वही चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? एलिमेंट का। इन्हीं एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड से मिक्सचर वगैरह बनते हैं। सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की। मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है एलिमेंट की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट नहीं पढ़ा है मैंने? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, पूरे 118 होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करे थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। उनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसको तोड़ते चले जाओ, तो जो सबसे छोटी यूनिट मिलेगी वो आपको कौन होगी? एटम होगी। जैसे आयरन है, आयरन इज अ मेटल एलिमेंट है। आयरन की आपके पास ब्लॉक है, रॉड है। आयरन को आप डिवाइड करते चले जाओ, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा ना आपको, वो आयरन का एटम होगा। और आयरन क्या? एक एलिमेंट है, वही समझा रहा हूं। एटम इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which may or may not be capable of independent existence। अब ये क्या है तो सुनिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब एक सिंगल एटम एग्जिस्ट अकेला कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जांपल देखो, जैसे कि हीलियम नोबल गैस होती है, अकेली एग्जिस्ट करती है। क्या कभी आपने He2 का मॉलिक्यूल सुना है? नहीं सुना होगा, He सुना होगा। हीलियम नोबल गैस है। इसके अलावा आर्गन, ये भी नोबल गैस है। क्या इसका भी कोई मॉलिक्यूल सुना है? नहीं सुना। ये ऐसे एलिमेंट है या ऐसे एटम्स है, ऐसे एटम्स हैं जो हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरे एटम से, जैसे हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? नेवर। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन है, क्या अकेला एग्जिस्ट करता है? नहीं। O2 की फॉर्म में करेगा या फिर O3 की फॉर्म में करेगा। क्या ये भी तो एटम ही है, बट उनसे बन के मॉलिक्यूल बन गए अभी। क्या हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट अकेला कर पाएगा? नहीं।
वो H2 की फॉर्म में नेचर में मिलता है बेटा। तो वही है, एटम अकेले एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंड करता है कौन से एलिमेंट के वो एटम, ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अकेले एग्जिस्ट कर भी लेते हैं और नहीं। तो अब जिनके अकेले एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक स्पीशीज। क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी? मोनो एटॉमिक स्पीशीज नाम देते हैं, क्लियर है। और जिनके एग्जिस्ट नहीं कर पाते अकेले तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं बच्चा पार्टी? पॉलीएटॉमिक, क्योंकि उनके एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको अपने जैसे दूसरे एटम्स की मदद से मॉलिक्यूल बना के वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वही चीज लिखी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। रह भी सकते हैं और नहीं भी, जो रह सकते हैं वो मोनोएटॉमिक, जो नहीं रह सकते वो पॉलीएटॉमिक, क्लियर है। चलें आगे, वही चीज लिखा है। मोनोएटॉमिक स्पीशीज दीज एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली, पॉलीएटॉमिक में दीज एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल एक्चुअल में एक सिंपल सी भाषा में हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मॉलिक्यूल क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल क्या है बच्चा पार्टी? एक ग्रुप ऑफ एटम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, क्लियर है? हाँ या ना? अब चाहे वो सेम एटम से मिलकर बने चाहे डिफरेंट से बने, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एटम की बात कर चुका हूँ जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। चले, उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। जैसे कि एक और बार मैं समझा देता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक आयरन का ब्लॉक है। क्या है बेटा? ये कोई भी एलिमेंट जो आपको मानना है, मैंने आयरन मान रखा है, नहीं तो गोल्ड मान लो भाई, ठीक है ना? हाँ या ना? चले, अब क्या करना है हमें? इसको डिवाइड करना है। मैंने एक कट मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, पांचवा, इसको मैं डिवाइड करता चला जाऊं। इसको क्या करता चला जाऊं मैं? तोड़ता चला जाऊं, डिवाइड करता चला जाऊं, क्लियर है। तो एक लिमिट तो आएगी जब उसके आगे ये टूटेगा नहीं। तो वो लिमिट एक्चुअल में क्या होगी? जब इसको मैं तोड़ता 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 तोड़ता, जो सबसे छोटी यूनिट दिखेगी मेरे को, जो सबसे छोटी यूनिट दिखेगी, ये जो मैंने बना दिया है डायग्राम, इसको तोड़ते हुए ये इस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज दी एटम। एक्चुअल में हमें आंखों से नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है इसका साइज। एक्चुअल में हमें आंखों से नहीं दिखेगा, इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, क्लियर है? हाँ या ना? तो एटम किसी भी एलिमेंट की बेसिक यूनिट होता है। चलें आगे। और ये एक ऐसी पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पुराने जमाने में, तब जब हम पढ़ रहे थे, ये ऐसा माना जाता था। आज के टाइम पे आपने शायद 3 नाम और सुने होंगे, उम्मीद करूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बट अभी तक मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो एटम ही मानी जाती है। मेरे ख्याल से एटम क्लियर होगा। चल रहे हैं नेक्स्ट, एटम है तो अब मैं बात करने जा रहा हूं एटॉमिक मास की। अब ये क्या है भाई? नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। किसी भी एक एटम के मास को, कोई एक एटम है, इसका जो वेट होगा या इसका जो मास होगा, इसी को बोला जाएगा एटॉमिक मास। एटम क्या? कोई भी एक एटम उठा लो, किसी का भी एक एटम उठाओ, उसका वेट निकालो, उसी मास को हम एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो वो लिखा है मास ऑफ ओनली वन एटम। एटम भाई बहुत छोटी चीज हो गई, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, मास ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्या? किसी भी एलिमेंट के जो सबसे बेसिक यूनिट है उसमें से कौन है? एटम। उस एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई चीज इतनी छोटी होगी तो उसको वेट करने के लिए कोई मशीन तो नहीं बनी होगी। नॉर्मल सी भाई, जब आंखों से ही नहीं दिख रहा तो उसके लिए मशीन कौन सी बनाओगे आप, जिसपे उसको क्या तराजू पे जैसे खुद वेट अपनी वेइंग मशीन पे खड़े होकर अपना वजन ले लेते हो, क्या ऐसे एटम का निकल जाएगा क्या? हाँ या ना? बहुत मुश्किल है। तो एटम इतना ज्यादा पार्टिकल साइज छोटा होता है उसका कि उसके लिए हम लोग कोई वेइंग मशीन नहीं बना रहे। उसके लिए हमने कोई एक्यूरेट वेइंग मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है जिसपे हम एटम को रखें और उसका वजन निकल के आ जाए। उस टाइम की बात करूं जिस टाइम पे ये कंसेप्ट आया था। कोई भी एक्चुअल में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे चल रहा था कि इसको हम रखेंगे और एक एटम का डिजिटल वेइंग मशीन पे वेट आ जाएगा। तो क्या करते थे फिर हम वेट निकालने के लिए? तो एटम का जो वेट निकाला जाता है वो एक कंपैरेटिव वैल्यू में निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चा पार्टी? एक कंपैरिजन के हिसाब से निकाला जाता है।
तो उस कंपैरिजन के बेसिस पे जो हमने मास निकाला उसको हम एटॉमिक मास ना बोल के हम क्या बोल रहे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोल रहे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी समझ में नहीं होगी, अब समझ में आएगी, ध्यान से सुनिएगा तो सुनना। बट तो एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास, तो सुनना। बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज नॉट पॉसिबल टू बी मेजर्ड। भाई इतना ज्यादा छोटा है कि उसकी एक्यूरेट, उसकी एग्जैक्ट, उसकी एक्चुअल वैल्यू कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाए थे हम। Therefore, the value of relative atomic mass is measured। क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम उसकी एक रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं किसी के कंपैरिजन में। किसी के कंपैरिजन, मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका वेट हमें पता है, हमने उस एलिमेंट के वेट के बेसिस पे बाकी एलिमेंट्स के वेट निकाल लिए, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक रिलेटिव मास है, कंपैरेटिव मास है, कि किसी को स्टैंडर्ड मान के दूसरे के वेट हमने कंपेयर कर लिए, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव मासेस। क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है, हाँ या ना, मेरा वेट है 78 kg, मान लेते हैं, हाँ या ना। अब ये तो मेरा वेट हो गया भाई। अब ये मेरा वेट एब्सोल्यूट है, क्यों, क्योंकि मेरे पास मशीन है, मैं उस पर खड़ा हो गया, उस पर वेट आ गया मेरा 78 kg। तो ये क्या हो गया, एक एब्सोल्यूट मास, करेक्ट मास, जो मैं एक्चुअल निकाला। मैंने क्या किसी को कंपैरिजन में लिया आपने, क्या मैंने किसी के कंपेयर में अपना वेट निकाला, नहीं निकाला। क्लियर है। बट जब आप सब्जी वाले पे जाते हो, किस पे जाते हो बेटा, सब्जी वाले पे जाते हो कि नहीं जाते हो, हाँ या ना, तो इसके पास इस तरीके की मशीन सी होती है, प्लेट सी लगी होती है, जिसपे वो एक तरफ तो बांट रखता है, उसके स्टैंडर्ड वेट होते हैं, जैसे 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, एक तरफ तो वो अपने बांट रखता है जिसको हम वेट्स कहते हैं, और दूसरी तरफ जो भी आपको सब्जी चाहिए, जैसे एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए, कुछ भी चाहिए, XYZ, हाँ या ना, रखता है कि नहीं रखता। तो अब इसका वेट क्या एब्सोल्यूट है, नहीं है, इसका वेट इस बांट के कंपैरिजन में निकाला है। क्या, अब तुम्हें एक्चुअल थोड़ी पता, उसने तो दिखा दिया कि इस बांट के ऊपर 100 ग्राम लिखा है, पर तुमने क्या उसको चेक किया कि एक्चुअल में वो 100 ग्राम है या नहीं, हाँ या ना, उसने कह दिया, तुमने मान लिया, हाँ यही तो कंडीशन होती है, तो एक्चुअल में सही होता है। बट स्टिल क्या तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करी उस 100 ग्राम के बांट की, क्या उस बांट का एक्चुअल में वेट 100 ग्राम है या नहीं है, हाँ या ना, केवल उसने दिखा दिया आपको, आपने मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। तो अब एक कंपैरिजन हो गया ना, एक स्टैंडर्ड चीज है, तुम्हारे पास जो बांट दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि इस बांट का वेट 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम के हिसाब से बाकी की सब्जी को वेट कर लिया जाए। मान लो आपको तोरी खरीदनी है, टमाटर खरीदने XYZ, तो एक तरफ तो वो बांट रख देगा, दूसरी तरफ क्या रखेगा, आपको जो सब्जी चाहिए वो रखेगा, और जैसे ही वो कांटा बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, इसका मतलब इधर का वेट और इधर का वेट क्या हो गया, बराबर। तो मतलब जो राइट साइड में आपने वेजिटेबल खरीदी है, सब्जी खरीदी है, वो कितना कितना है उसका मास, 100 ग्राम। क्या वो एब्सोल्यूट मास है, नहीं है, वो उसके रिलेटिव में निकाला है। तो सेम चीज हमने एटम के वेट को निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए करी, हमने एटम के वेट को निकाले। एक स्टैंडर्ड हमें पता था, दूसरी तरफ जिसका हमें मास निकालना था हम वो रख रहे थे, तो जैसे ही ये कांटा बीचों बीच आया, मान लो याद रखने के लिए, जैसे ही कांटा बीचों बीच आया तो हमने बता दिया कि इस पर्टिकुलर एटम का इतना वेट होता है। क्लियर है। तो जब भी हम किसी का वेट किसी दूसरे के कंपैरिजन में निकालें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मास, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मास। यही चीज हम एटम के लिए करें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद करूंगा यहां तक मेरी बात पकड़ पाए होंगे, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा बच्चों यहां तक मेरी बात समझ पाए होंगे आप लोग। किसी को कोई दिक्कत, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो रिलेटिव मास निकालेंगे, क्योंकि भाई एटम बहुत छोटा है, उसका एब्सोल्यूट मास या उसके लिए कोई एग्जैक्ट मशीन नहीं बनी है, तो हमें दूसरे के कंपैरिजन में निकालना पड़ता है। तो अब सब्जी वाले के पास तो बांट होते हैं, तो हम जो केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री वगैरह के साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनके पास कौन था स्टैंडर्ड चीज, भाई उनके पास भी तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, जिसके कंपैरिजन में हम बाकी एटम्स की वेट निकालेंगे। बिल्कुल, तो वही चीज समझा रहा हूं, ये आपकी फिजिक्स वाले लेक्चर में भी आया था, 1 AMU की यूनिट समझाई थी सर ने, 1 AMU पढ़ाया था आप लोगों को फिजिक्स में, अगर आपने ध्यान से सुना हो शायद तो सुनेंगे। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ये एक मास का रेशियो है। किसका रेशियो बेटा, मास का। ऊपर हम किसका मास रख रहे हैं, मास ऑफ एटम,
जिसका मुझे फाइंड आउट करना है। ये वो एटम है मास, ये वो एटम है जिसका मास मुझे निकालना है। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/12 मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 का जो वेट है उसका 1/12 कर दो वेट, वो तेरी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रेशियो के बराबर है, जो किसका रेशियो है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब कार्बन 12 एलिमेंट का 1/12 मास, उन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो लिखा है ना 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, इसी को हम बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये फिजिक्स में भी आई हुई है आपके। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। उम्मीद करूंगा क्लियर है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रेशियो है मास का किसी एटम, और ये एटम किसका होगा? किसी एलिमेंट का होगा। और किससे डिवाइड किया हमने? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। रेशियो है। तो भाई आपने वो जो निकाले थे टमाटर, वो भी तो एक तरीके का रेशियो था। एक सेकंड बच्चों, चले सॉरी, ध्यान से देखें। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? ये भी तो एक रेशियो ही था। जो हम सब्जी वाले से सब्जी खरीद के ला रहे थे, वो भी तो एक रेशियो ही निकला था। वो भी तो आपने एक रेशियो ही निकाला था। कैसे निकाला था? देखो, एक तरफ आपने बांट रखा था, दूसरी तरफ टमाटर रखे थे। हाँ या ना? कांटा बीच में आने का मतलब पता है क्या है? ये मास और ये मास बराबर हो गया, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1। कौन दोनों? जो स्टैंडर्ड वेट है जिसकी वैल्यू कितनी थी? 100 ग्राम। दूसरी तरफ टमाटर है तो उसकी वैल्यू 100 ग्राम हो गई, तभी तो वो कांटा बीच में आया। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट का जो मास रेशियो है वो कितना हो गया? 1। तो वही चीज है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? किसी एटम का मास अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो एटॉमिक मास नहीं निकालते हम, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। तो आगे सुनिए, दीज मासेस ऑन एटॉमिक मास स्केल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट दे रखी है AMU। तो ये जो मासेस है, एक एटॉमिक मास स्केल बना रखा है, उस पे इनकी वैल्यू की यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? चले एग्जांपल समझते हैं एक और, अब आपको थोड़ा और क्लियर है। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है मेरे पास। अब इसका मास मुझे पता लगाना है। क्या पता लगाना है इसका? मुझे मास पता लगाना है। मान लो आप लोगों को याद है मास, अभी उम्मीद करूंगा कुछ बच्चों को तो पता होगी। इसका मास याद रखना 16 होता है। ठीक है, अभी मान लो आप लोगों को पता है, एक्चुअल में नहीं पता होगा, उस समय नहीं पता था, वो तो फाइंड आउट कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया? ठीक है, इन्होंने 1 AMU फाइंड आउट किया। पहले क्या फाइंड आउट किया? 1 AMU। अब इसको मैं थोड़ा और क्लियरली समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना। मान लो कार्बन 12 आइसोटोप को एक वाटरमेलन मान लो। क्या मान लो बच्चा पार्टी? से एक वाटरमेलन मान लो से। इस वाटरमेलन के 12 पीस कर लो। कितने पीस कर लो बेटा? 12। थोड़ा क्लियर पीसेस करते हैं अभी इसके। मान लो ये कार्बन 12 एक वाटरमेलन है, इसके कितने पीस निकालने हैं? 12। 2, चेक करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कार्बन 12 का एटम है। भाई क्या दिक्कत है? ये कार्बन 12 है। कौन है ये? कार्बन 12। मतलब इस पूरे वाटरमेलन का मास है 12। AMU। C12 आइसोटोप बोल रहे हैं ना, ये C12, ये 12 में मास दे रखा है कार्बन का। इस पूरे वाटरमेलन का मास कितना है? 12 AMU। अब मैं इस पार्ट को निकाल रहा हूं बाहर। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? 1/12 हो गया। पूरे कार्बन का कितना हिस्सा हो गया? ये 1/12 हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल। 12 पार्टों में डिवाइड किया है तो एक पार्ट क्या हो गया? 1/12 हो गया। अब इसका मास कितना होगा? पूरे का मास कितना था? 12। 1/12 का मास तो इंटू 12 कर दे से कितना आएगा? 1 AMU। यही समझा रहा हूं मैं। ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा।
ये आपका स्टैंडर्ड वेट है जिसके हिसाब से हम बाकी एटम्स को नापते हैं, बाकी एटम्स के वेट को नापते हैं। जैसे सब्जी वाले के पास जो बांट होते हैं ना, केमिस्ट्री में हमारे पास ये बांट की तरह काम करता है, एज अ वेट काम करता है, जिसको हम एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ एटम को रखते हैं। जो रेशियो निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा 1/12 मास बच्चों, उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा 1/12 मास, हाँ या ना? जल्दी बताएं, उम्मीद करूंगा ये पकड़ पाए होंगे 1/12 मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का वेट? 1/12 समझ में आया, स्टैंडर्ड वेट समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलें अब ऑक्सीजन का वेट निकालते हैं। सब्जी वाला मानो अपने आप को थोड़ी देर के लिए, उससे क्लियर हो जाएगा। वापस से बना रहा हूं मैं, इस तरफ मैंने किसको रख दिया? ऑक्सीजन को रख दिया बच्चा पार्टी। किसको रख दिया? एक तरफ मैंने किसको रख दिया? ऑक्सीजन। यहां तुम्हारा वो कांटा लगा हुआ है, ठीक है? कौन रखा है? ऑक्सीजन रखा है इधर। चलें अब इसका वेट निकालना है। मुझे क्या पता है? इस वाले हिस्से का वेट पता है। ये कौन है? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। क्या बोलते हो, हाँ या ना? अब अकल लगाओ, इसका वेट तुम्हें याद है मान लो थोड़ी देर के लिए, बट उनको नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया? एक एक करके इसको रखते गए। पहले एक रखा, देखा ये एरो नहीं हिला, फिर दूसरा पीस रखा, तब भी देखा ये एरो नहीं हिला, तीसरा पीस रखा, तब भी ये एरो नहीं हिला। तो ऐसे करते करते इन्होंने कितने पीसेस रख दिए? 16 पीसेस रखे। कितने पीसेस रखे बेटा? 16 पीसेस रखे। इसके मैं बना नहीं पाऊंगा तो मैंने 16 इंटू पीस लिख दिया है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को थोड़ा सा। 16 इंटू, ये पिज्जा का स्लाइस नहीं है, ये कौन बोल रहा है पिज्जा का स्लाइस, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, तो ये कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा है। क्या है ये? कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा है। तो ऐसे कितने पीस रखने पड़ेंगे मुझे? अरे भाई ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, मैं बता रहा हूं, मान लो ना थोड़ी देर के लिए। उस टाइम पे थोड़ी पता था उन्हें, वो एक एक करके रख रहे थे पीस। अब एक एक करके थोड़ी रख के दिखाऊंगा आपको, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। तो कैसे रखे उसने, कितने पीसेस रखे? 16। तो ये 16 क्या है? रेशियो ही तो निकाला है तुमने भाई। क्या निकाला है? ये रेशियो। किसका निकाला है? इसके मास का, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन किसका मास? इस पीस का मास। 1/12 इंटू कार्बन 12, इसकी वैल्यू कितनी निकली तुम्हारी? 16। तो ये वो रेशियो ही है, और इसी को ही तो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहा हूं। तो ये 16 रखने पर ये कांटा आपका बिल्कुल कहां आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा बच्चा पार्टी। सेंटर का मतलब इधर और इधर वेट क्या हो गया? इक्वल। मतलब इस ऑक्सीजन का वेट इसके 16 पीसेस के बराबर है, 16 पीस के वेट के बराबर है। तो एक पीस का वेट कितना है? 1। तो कुछ मत करना, इसमें अपॉन एक पीस का वेट डिवाइड मार दे, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? रेशियो। तो ये रेशियो और कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आ सकता, हाँ या ना? अब भी नहीं आया तो फिर नहीं आ सकता। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो ये वो स्टैंडर्ड वेट है जिसकी वैल्यू कितनी निकाल के दिखाई मैंने तुम्हें? 1 AMU। और सिंपल सी भाषा में किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वही आएगा। तो कोई भी एटम उठाओ, किसी भी एटम का मास रखो यहाँ, अपॉन 1/12 मास से डिवाइड मारो, दैट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है, हाँ या ना? चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं हम। नाइस। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले, सामने लिखे हुए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बच्चा पार्टी, ये एटॉमिक मास लिख गया है, इसको पूरा रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना सब लोग। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, हाँ या ना? तो वही चीज लिखा है, तो सुने। द अबव रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास इज नोन एज C12 स्केल और यूनिफाइड स्केल। तो ये जो अबव फॉर्मूला लिखा है ना, ये C12 स्केल का फॉर्मूला है। कौन से स्केल का फॉर्मूला है? C12 स्केल का फॉर्मूला है बेटा। और इसी स्केल को हम यूनिफाइड स्केल के नाम से भी जानते हैं। और इसीलिए इस एटॉमिक मास की यूनिट जो हम पहले AMU लिख रहे थे,
अब उसको जब हम C12 स्केल पे लिखते हैं तो उसको U लिख देते हैं बेटा। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब होता है बच्चा पार्टी यूनिफाइड मास। तो वही चीज लिखे, द अबव रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास is known as C12 scale or unified scale of atomic mass. In this scale, symbol U is used instead of AMU. तो किसी का भी मास बताना है तो U यूज करते हैं, ना कि AMU। बात एक ही, आप AMU लिखो या U लिखो, कंसेप्ट वही है, बात वही है घूम फिर के, चाहे आप U लिखो या चाहे आप AMU लिखो। चले, तो हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं। तो असलियत में, एक्चुअल में आपको एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 8, जानते हैं, सोडियम का 23, 23, मैग्नीशियम का 24। तो ये सब याद करने पड़ेंगे, समय के साथ हो जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। क्लियर है? बट फिर भी निकालना आना जरूरी है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। बहुत बढ़िया। तो अब वही चीज सॉल्व कर रखी है मैंने आगे। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, किसका? ऑफ ऑक्सीजन, कितना? 16 अपॉन 112 इंटू 12, 16/1 बराबर 16U। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। अब एटॉमिक मास किसका? नाइट्रोजन का 14 होता है। अब तुम कहोगे याद है, तो तुम्हें भी याद करने पड़ेंगे भाई। 14 अपॉन 112 मास ऑफ C12, ये C12 का मास कितना होता है? 12, उसको 112 से डिवाइड करोगे 14U। दैट्स इट। किसी का भी निकाल सकते हो आप इससे। तो मैंने क्या किया है, रेशियो वही है। तो ये क्या है तुम्हारा? ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है ये? रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। किसके रिलेटिव में निकाला है हमने ये मास? कि नाइट्रोजन का ये जो 14U निकाला है मास, किसके रिलेटिव में निकाला है? कार्बन 12 के 1/12 मास के। कार्बन 12 के कंपैरिजन में नहीं निकाला मैंने, कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के कंपैरिजन में निकाला है। कार्बन 12 के कंपैरिजन में नहीं निकाला बच्चा पार्टी, कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के कंपैरिजन में निकाला है। ठीक है? तो उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। सेम एटॉमिक मास। अब एक रिलेशन है एटॉमिक मास मतलब यू में और ग्राम में, इसको याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 ग्राम में इतने यू होते हैं, कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23U। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर, Na। एन कैपिटल ए कैपिटल, सोडियम नहीं है ये, एवोगाड्रोज नंबर है। इन्होंने दिया था ये नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चलें आगे। तो 1 ग्राम बराबर इतने यू होते हैं। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। तो अब सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अभी निकाला आपने, कितना? 16/1 बराबर 16U। क्लियर है? कितना आया बेटा? 16U आया। ठीक है? 16/1 बराबर कितना आया? 16U आया। ठीक है? अब इसी मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको। किस में कन्वर्ट करना है? इस 16U को ग्राम में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट 16 ग्राम मत लिख देना। ये रहा रिलेशन, 1 ग्राम में इतने U होते हैं। तो अब 1 U में कितने ग्राम होंगे? तो मैं लिख दे रहा हूं 1U इज इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ये रिलेशन होता है भाई, ग्राम का यू के साथ ये लिखा हुआ, यू का ग्राम के साथ ये लिखा हुआ। तो भाई किस में दे रखा है? यू में दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 यू में इतने ग्राम, तो 16 में कितने? 16 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें। तो 16U को अगर 16 ग्राम बनाना है तो कितना हो जाएगा? 16/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। तो ये कौन सा वेट है? ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक एटम का मास है बेटा ये। और ये काय में लिखा है मैंने? ग्राम में लिखा है। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास काय में आ गया? ग्राम में। बहुत कम हो गया भाई। और ये एक ऑक्सीजन का एटम का मास है काय में? AMU में। तो यूनिट का फर्क है, और यूनिट की वजह से मैग्नीट्यूड में आप चेंज देख पा रहे होंगे। जमीन आसमान का फर्क है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। कोई दिक्कत किसी को? चले बहुत बढ़िया। कर पाएंगे कन्वर्जन ये? अरे बोले बच्चा पार्टी, ये कन्वर्जन कर पाएंगे यू से ग्राम में? रिलेशन मैंने सामने दे रखा है, इजी है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यही सब लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसमें कुछ करेक्शन देख लेता हूं मैं एक बार आप रीड आउट करके देख लें इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर सेम चीज है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ध्यान से पढ़ के देखेंगे समझ में आएगा आपको। चलें थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं मैं, उम्मीद करूंगा क्लियर था वो। चलें एक और एग्जांपल देखें जिससे और क्लियर होगा। देखिएगा, मास ऑफ, एक और एग्जांपल, मास ऑफ
वन नाइट्रोजन एटम। कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? ध्यान से देखें थे, एक नाइट्रोजन एटम का मास देखें। वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या थोड़ा सा? अच्छा, मैं एक मिनट एक्सपोजर लॉक कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट रुकिएगा। एक्सपोजर लॉक थोड़ा सा हो गया। चलें देखें, एक एटम का मास, कौन से? नाइट्रोजन एटम का वेट लिख रहा हूं मैं 14U। कोई दिक्कत किसी को? इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा वीडियो में बेटा ग्लिच आ रहा था, अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा शायद। ठीक है ना, अब नहीं आ रहा होगा। चलें कोई दिक्कत नहीं, देखें ध्यान से। एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना था? 14U। ग्राम में कन्वर्ट करो भाई। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड मार देना, ये ग्राम बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है, रूल याद रखना, यू से ग्राम बनाओगे तो इस वैल्यू का डिवाइड करना होता है। यू से मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैंने इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दिया, और इसका उल्टा करोगे तो 1 ग्राम से यू बनाओगे तो इसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। चले आगे बढ़ रहा हूं। तो एक एटम नाइट्रोजन का वेट तुम्हें यू में भी पता लग गया और ग्राम में पता लग गया। कोई दिक्कत किसी को? चले बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मेरे नहीं, नाइट्रोजन के। पहले तो मैंने एक ही एटम का वेट पूछा तुमसे, लाइन बना दे रहा हूं जिससे डिफरेंस दिखे तुम्हें। पहले मैंने एक ही एटम का वेट पूछा, तुमने हाल फटाक से बता दिया 14U, मैंने उसको हाल फटाक से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का वेट पूछ रहा हूं। यू में बताएंगे पहले, किस में बताएंगे बच्चा पार्टी? यू में। तो एक का इतना है तो इतने का कितना होगा? यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यू में कितना लिखोगे आप? क्या लिखेंगे? 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यू। किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति इस वाली बात में? होगी तो मुझे मत बताना, मेरे ख्याल से आ गया होगा, सही लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखेंगे तो आप। बहुत सिंपल सी चीज है यार। अब ये भी नहीं आ रही तो मैं फिर दिक्कत है आपके, आप पढ़ नहीं रहे हो नोट्स मेरे फिर। अभी भी ब्लर आ रही है बेटा स्क्रीन? कौन है ये, क्या नाम है? अरुण। अरुण बेटा, अभी भी ब्लर आ रही है क्या स्क्रीन? नहीं आ रही ना? अब तो क्लियर आ रही होगी। वो थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चले मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मास ऑफ इतने एटम ऑफ नाइट्रोजन, देखें एक का यू में इतना आ गया, इतने एटम्स का यूनिटरी मेथड से मैंने यू में निकाल दिया। अब यू से ग्राम बनाओ भाई, कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू में 6.022 इंटू 10⁻23 का डिवाइड कर दो। तो लिख रहा हूं मैं 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड वापस इसी नंबर से कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बोलते हो, हाँ या ना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 14 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 14 ग्राम। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा आप सबसे पकड़ पाए होंगे इस बात को। चले बहुत बढ़िया। तो एक एटम का यू में और ग्राम में, इतने एटम्स का वेट यू में तो इतना आएगा और ग्राम में इतना आएगा। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए, डिफरेंस सीख पाए होंगे। देखें चले, ये जो मैंने वैल्यू निकाल के दी है बच्चा पार्टी 14 ग्राम, इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब क्या? व्हेन एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। यूनिट मत बोलो अभी थोड़ी देर के लिए। व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, when atomic mass of an atom is expressed in grams is called gram atomic mass। क्लियर है, हाँ या ना? जब किसी एटम का एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें उसको एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं।
बट ये यूनिट बदलने से बेटा जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। क्यों फर्क समझना, अगर आपके पेपर में 14U दे रखा है तो इस 14U का मतलब समझ रहे हो कितने एटम हो गए। अगर आपको बोला गया है आपके पास 14U नाइट्रोजन है, 14U नाइट्रोजन है, इसका मतलब आपके पास 1 एटम है नाइट्रोजन का, इसका मतलब 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है तुम्हारे पास। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के दिया कि आपके पास 14U नाइट्रोजन है, वेट लिख के दिया 14U नाइट्रोजन है, इसका मतलब आपके पास केवल एक एटम है नाइट्रोजन का। बट वहीं पे अगर आपके पेपर में लिख के दिया आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन है तेरे पास, तो इसका मतलब पता है क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट है तुम्हारे पास। दिखा फर्क, केवल यू और ग्राम लगने से पूरा का पूरा एटम्स की संख्या ही बदल गई, कहां एक एटम और कहां इतने। सोचो अगर इतना बैंक बैलेंस हो तो भाई मजे ही मजे। अब जमीन आसमान का फर्क है भाई, पावर नहीं गिन पाओगे, इतने पैसे हो गए अकाउंट में तो सोचो भाई, गिनने के लिए मशीनें भी कम पड़ेंगी, हाँ या ना। उम्मीद कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है बच्चा पार्टी, हाँ या ना, एक यूनिट बदलने से, यू और ग्राम में। चले, तो इसको क्या कहते हैं हम, एटॉमिक मास बोल रहा हूं मैं, और इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। तो एटम क्लियर है, एटॉमिक मास क्लियर है। चलूं आगे बच्चा पार्टी, चलूं आगे मैं, चलिए बढ़िया। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैं एटॉमिक मास बता दिया, ग्राम एटॉमिक मास बता दिया। आप एक बार इसको पढ़ के देख लें, कोई डाउट है तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। किसी को कोई दिक्कत, वीडियो पॉज कर लेना अगर देख रहे हो, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चलें नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास, इसको भी रीड करके देख ले, मैंने सब कुछ बता दिया बेटा। फर्क जमीन आसमान का है एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में। अच्छा, मैंने यहां पे एक टर्म यूज कर लिया है, मास ऑफ Na एटम्स। इस Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, आप देख पा रहे होंगे। अब वो पूरी स्टेटमेंट में मैं पूरी वैल्यू ना रख के शॉर्ट फॉर्म Na रख दे रहा हूं, ये ठीक है ना, इसी को एवोगैड्रोस नंबर बोला जा रहा है। पढ़ के देखिए, सब बता दिया मैंने आपको। किसी बच्चे को कोई डाउट, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जब एवरेज निकालना पड़े, जब क्या निकालना पड़े, एवरेज। और जब भी किसी चीज का एवरेज निकलता है तो ज्यादातर डेसिमल्स में आंसर आते हैं, फ्रैक्शन में आंसर आता है। तो आपने कभी कभी पीरियोडिक टेबल अगर 9th-10th में देखी हो तो आपने कुछ कुछ एटॉमिक मासेस देखे होंगे जो फ्रैक्शनल मिले होंगे। एक उसमें से छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर आप लोगों को 9th-10th में वेट याद कराया होगा तो 35.5U कराया होगा, शायद ध्यान हो तो भाई। 35.5U फ्रैक्शन मास हो गया ना, ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल मास हो गया। हाँ, इसी को ही हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, जो मास फ्रैक्शन में दिखते हैं। और फ्रैक्शन अच्छा खासा दिखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 35.00005, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ऐसा नहीं लग रहा 35.5, ये 35.5 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, हाँ या ना। बोरॉन का ऐसे 10.81 होता है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसे मासेस बिल्कुल मिलते हैं भाई साहब हमें पीरियोडिक टेबल में, हाँ या ना। तो इन्हीं मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट आया, एवरेज एटॉमिक मास। तो ये एक्चुअल में इनके एटॉमिक मास नहीं दे रहे थे, ये इनके एवरेज एटॉमिक मास दे रखे हैं। अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर मास डिफरेंट होता है। जैसे नेचर में हमारे पास बेटा दो टाइप के क्लोरीन एटम मिलते हैं, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो रहता है 17 पर मास बदल जाता है। एक का होता है 35, एक क्लोरीन का होता है 37। तो भाई है तो ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, और दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोटोप। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, मास बदल जाता है। क्या बदल जाता है बच्चा पार्टी, मास।
तो इनके केसेस में हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़े भाई, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो गए थे इनमें आपस में। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास क्लोरीन का 35 रखें तो दिक्कत, 37 रखे तो दिक्कत, भाई इसका रखे तो ये मुंह फुला लेगा, इसका रखे वेट तो ये मुंह फुला लेगा। तो इन दोनों का दिल रखने के लिए क्या कंसेप्ट आ गया, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों के मास का क्या निकाल दिया, एवरेज। अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमें इनकी एग्जिस्टेंस पता होनी चाहिए कि नेचर में ये कितनी मात्रा में पाया जाता है और नेचर में ये कितनी मात्रा में पाया जाता है। मतलब मान लो अगर हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरीन है तो कितना परसेंटेज 35 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना परसेंटेज 37 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेटा जो इसका रेशियो मिला वो 75% इज टू 25% का रेशियो मिलता है। क्लोरीन 35 अगर 75% है नेचर में तेरे पास, तो क्लोरीन 37 25% है। मतलब इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो 3:1 का रहता है। मतलब अगर तुम 4 एटम उठाओगे क्लोरीन के तो उसमें से 3 तो तेरे को 35 के मिलेंगे, एक तेरे को 37 का मिलेगा बेटा। क्लियर है? तो अब इन्हीं एग्जिस्टिंग रेशियो को मदद से हम इनका एवरेज निकाल देते हैं। क्लियर है? तो वही लिखा है, The atomic mass of various elements have been determined accurately during recent years। अब एक बात और आ गई, आज के टाइम पे हमने एक्चुअल एक्यूरेट एटॉमिक मासेस निकाल लिया, क्योंकि हमने डिवाइस एक बना दिया दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। पहले नहीं पता थे, पहले तो हम लोग सब रिलेटिव मासेस ही निकाले जा रहे थे, अब एक्चुअल मास निकाल लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। क्लियर है? तो तब हमने जब निकाले तो हमें फ्रैक्शनल मास देखने को मिले, और वो भी उन एलिमेंट्स के हमने माने, क्योंकि जैसे क्लोरीन का एक्चुअल वेट निकाला ना 35 और 37, तो लड़ाई हो गई, तो फिर हमने इनके एवरेज मास निकाल दिए क्योंकि दिक्कत हो जाती है उससे। ठीक है? तो वो लिखा है, बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर इट इज फाउंड दैट इन सम केसेस एटम ऑफ सेम एलिमेंट possess डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब आइसोटोप्स, एलिमेंट सेम है पर उसके मास अलग अलग है। तो इन ऐसे केसेस में हम लोग एटॉमिक मास एक नहीं मान रहे थे, हम उनका एवरेज निकाल रहे थे। Thus in such cases atomic mass is taken as an average value, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है? एंड द मास इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? फॉर्मूला और समझ लें, फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला और देख लीजिएगा, देखें एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला चेक करें, बहुत सिंपल है। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, किसका बेटा, क्लोरीन। एक क्लोरीन मेरे पास दिख रहा है ना सबको 35 है, एक क्लोरीन मेरे पास 37 है। इसका एग्जिस्टिंग रेशियो मेरे को याद है, मैं बता रहा हूं 3:1 का। ठीक है? फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या फॉर्मूला कहता है, कुछ नहीं, सिंपल सा। पहले आइसोटोप का मास कितना है 35, तो पहला क्या रखना है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। भाई अभी तो 2 ही है, किसी किसी के और भी होते हैं आइसोटोप, 3 भी हो जाते हैं, हाँ या ना, तो सीरीज में चलेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू उसका एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है 3, तो 35 इंटू 3। अगर नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एवरेज एटॉमिक मास, पहले आइसोटोप का मास इनटू उसका एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है 3, प्लस दूसरा आइसोटोप का मास 37 इनटू उसका एग्जिस्टिंग रेशियो। अब मान लो इसका और भी आइसोटोप होता तो क्या करते, प्लस तीसरा आइसोटोप का मास इनटू उसका एग्जिस्टिंग रेशियो, यही करते, अपॉन डिवाइड मार दो, क्या, सम ऑफ रेशियो से। किससे डिवाइड मार दो, सम ऑफ रेशियो। कितना हो गया 3 + 1 4। इसको जब तुम सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 35.5 EU। दिस इज वाई क्लोरीन का जो वेट हम पीरियोडिक टेबल में रखते हैं दैट इज 35.5, ना 37 ना 35, क्या रखते हैं 35.5। तो ये जो फ्रैक्शनल मासेस डिनोट करते हैं कि हमारे नेचर में आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और या नेचर में आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस की वजह से ही हमें इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, नहीं तो जरूरत पड़ती नहीं। और ये कंसेप्ट हमें पता कब लगा, जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर की डिस्कवरी हो गई। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा बेटा। ठीक है? तो यही चीज नीचे लिखी हुई है, फॉर्मूला पढ़ लें, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, वैल्यू भी पुट करके दिखा दी। अब कभी कभी क्या रहता है, यहां परसेंटेज भी रख देते हैं बेटा, क्या रख देते हैं, परसेंटेज। तो वही भी वो भी रख के दिखा दे रहा हूं, Cl35 Cl37, 75% ये है, 25% ये है। रेशियो की जगह बस परसेंटेज रख दे, 3 की जगह 75 रख दे। तो इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आएगा, 35 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ × 10
इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन परसेंटेज का सम निकाल दें 100 डिवाइडेड बाय 100। इसको भी सॉल्व करोगे ना आप 35.5 यू ही आएगा आंसर। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 35.5 यू ही आएगा। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। तो ये वो जो फ्रैक्शनल अबंडेंस है एटॉमिक मास की कुछ एलिमेंट में, ये इसीलिए है क्योंकि नेचर में क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा पार्टी, आइसोटोप्स। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी बच्चा पार्टी। ये आपका कंप्लीट होता है एटॉमिक मासेस। एवरेज एटॉमिक मास बता दिया, ग्राम एटॉमिक मास बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया, एटम क्या है ये बता दिया मैंने। उम्मीद करूंगा एटम के बारे में आपको सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट सेशन में जो मैं कर लूंगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल कुछ नहीं, उन्हीं एटम से मिलके बने हैं। मॉलिक्यूल याद ही नहीं करना है, एटम पकड़ लिया। अगर आप एटॉमिक मास समझ के आओगे, याद करके रिवाइज करके आओगे, ग्राम एटॉमिक मास और एवरेज, आपको मॉलिक्यूल रटने की जरूरत ही नहीं। सेम डिट्टो फोटोकॉपी छापूंगा मैं, डिट्टो फोटोकॉपी सेम टू सेम चलेगी। बस एटम के बारे में पढ़ के रखना जब मैं कल नेक्स्ट सेशन लूंगा मॉलिक्यूल्स पे। तो क्लियर है, इस सेशन को ये एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर अ 1 मिनट।